हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे प्राचीन भारत के आज के 2500 साल पहले के छठी शताब्दी ईसा पूर्व के उस भारत पर बात करूंगा जो भारत अपना एक वैभव रखता था। उस वैभवशाली युग को आज मैं उस वैभवशाली युग की जो परंपरा थी, उस समय का जो इतिहास था, उस समय के जो शहर थे, उस समय के जो नगर थे, मैं उन पर आपसे बात करूंगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का यह समय, जिसे भारतीय इतिहासकारों ने सेकेंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना, महात्मा बुद्ध के युग के नाम से भी जाना गया। इसको बुद्ध युग भी कहा गया क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म इसी युग में हुआ था, इसी समय हुआ था। महात्मा बुद्ध के उपदेश, उनकी शिक्षाएं इसी युग में बहुत तेज प्रचार प्रसार कर रही थी। आज के 2500 साल पहले का जो ये समय था, मैं इस इतिहास पर बात करूंगा। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, हिस्ट्री की जानकारी रखना चाह रहे होंगे, या इतिहास में आपकी रुचि होगी, तो निश्चित है कि इस इतिहास को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही रुचिकर लगेगा आपको। आज मैं जिन राज्यों, जिन महाजनपदों, जिन गौरवशाली परंपराओं की बात करूंगा, उनको मैं एक कथा के माध्यम से, इन कहानियों के माध्यम से बात करूंगा। ऐसी कहानियां जो इतिहास को कुछ बोरियत से दूर ले जाती हैं, जिनमें इतिहास भी निकल कर आता है और हम बोर भी नहीं होते हैं, हमें वो उबाऊ भी नहीं लगते हैं। ये वो समय था आज के 2500 साल पहले, जब का देश, अपना ये भारत देश, कई प्रकार के जनपदों, राजतंत्रों और गणतंत्रों में बटा हुआ था। राजतंत्र, जिन्हें मोनार्की कहते हैं, गणतंत्र, जिन्हें रिपब्लिकन स्टेट कहा जाता था। राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर था कि राजतंत्र में अध्यक्ष राजा होता था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से पुत्र को वो पद मिलता जाता था। गणतंत्र में, जिसे आज की डेमोक्रेसी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी एक संघ होता था, और वो संघ एक समिति, एक सभा के माध्यम से अपने राजा का चुनाव करता था। तो उस समय का जो उत्तर भारत था, ये कई प्रकार के राजतंत्रों और गणतंत्रों में बटा हुआ था। इस महात्मा बुद्ध के युग में 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है कि 10 गणतंत्र थे, जिनमें कपिलवस्तु के शाक्य, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलीय, केशपुत्र के कालाम, पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, ऐसे 10 गणराज्यों का जिक्र मिलता है कि उस समय 10 गणतंत्र रहे होंगे। जो राजतंत्र थे उनको महाजनपद के नाम में से जाना गया, और माना जाता है कि उस समय 6 सेंचुरी BC, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस समय उत्तर भारत में दक्षिण भारत को छूते हुए 16 महाजनपद बटे हुए थे। और ये वो दौर था जब इन 16 महाजनपदों, इन गणतंत्रों को एक करके धीरे धीरे भारत एकीकृत हो रहा था। प्राचीन भारत में एक विशाल भारत का निर्माण हो रहा था। और आप देखेंगे किस तरह से किन राजाओं ने, किन गणतंत्रों ने, राजतंत्रों ने इतने संघर्ष के साथ इस वैभव को संजोते हुए भारत को एकीकृत किया था। मैं एक कथा के, कहानी के माध्यम से आपको एक एक करके राज्यों को, गणतंत्रों को बताता चलूंगा। इस समय जो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था उत्तर भारत, इन राजतंत्रों को महाजनपदों में के रूप में जाना गया था, जिनमें जो ये 16 थे, मैं उनके नाम आपको एक बार पढ़ूंगा। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। ये 16 महाजनपद थे जो आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के दक्षिण भारत के गोदावरी नदी के आसपास तक फैले हुए थे। पूरब से पश्चिम तक का पूरा एरिया इनके अंडर में था। इन 16 महाजनपदों में आपस में एक दूसरे को कंपटीशन में, एक प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे से को आपस में मिलाते हुए लास्ट में एक ऐसा महाजनपद बचा जो पूरे देश को, पूरे भारत को एक कर दिया था। वो मगध था। आज मैं मगध पर बात ना करके, मैं इन महाजनपदों में एक ऐसा महाजनपद था, एक ऐसा राज्य था, राजतंत्र था, जहां पर आज हम लोग बैठे हुए हैं। ये अपना अवध क्षेत्र, अवध क्षेत्र, और इन्हीं अवध क्षेत्र, इन्हीं महाजनपदों में अवध क्षेत्र अपना
कौशल महाजनपद के अंतर्गत आता था। कौशल महाजनपद, जिसकी बड़ी चर्चा आप सुन रहे हैं, भगवान राम की जन्मस्थली, और आज उत्तर भारत में अयोध्या एक प्रमुख केंद्र। तो निश्चित है ये कौशल महाजनपद कैसे बना, कौशल महाजनपद कैसे आगे दिनों दिन अपना विस्तार करता रहा, अपना वैभव, अपना विकास दिनों दिन करता रहा, और आज भी ये कौशल का प्रदेश, ये अयोध्या आज भी दिनों दिन पूरे विश्व के पटल पर छाई हुई है। इसका रूप क्या था, इसका स्वरूप क्या था, मैं इन राजाओं के उस समय की मैं जो राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में आपसे बात करूंगा, उस समय की जो भौगोलिक स्थिति थी इसकी, उसके बारे में बात करूंगा आपसे। तो निश्चित है कि फ्रेंड्स इस वीडियो का पूरा देखें। वीडियो लंबा होगा तो मैं उस सीरीज को रोक दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको कंटिन्यू करूंगा, लेकिन कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से मैं आपको उस समय के राजाओं की, उस समय की भौगोलिक राजनीतिक स्थिति की आपको पूरा एक खाका, पूरी सीन आपके सामने, आपकी नज़रों से गुजरेगी। मैं इस कहानी के माध्यम से, ऐसी कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये कौशल महाजनपद जिस तरह से दिनों दिन विकास कर रहा था, आज तक ये विकसित पूरा अयोध्या बताए ना कि जो विश्व पटल पर छाई हुई है। मुझे इसमें इस अयोध्या के विकसित स्वरूप को देख करके 2500 साल पहले का इसका जो स्वरूप था, वहां से विकसित होते हुए आज तक की इस स्थिति को देख करके मुझे मशहूर शायर बशीर बद्र जी का एक शेर याद आता है कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। निश्चित है अयोध्या, ये कौशल प्रदेश आज भी दिनों दिन वैसे ही विकास करती चली जा रही है। मैं इतिहास की बात करूं, जिससे मैंने जो आपसे कहा कि मैं इतिहास में ले चलूंगा आपको, तो उस इतिहास की बात करूं तो वाल्मीकि रामायण में इस कौशल प्रदेश का उल्लेख है, और वाल्मीकि रामायण तो इसी के इर्द गिर्द, इसी से ही पूरा आधार है वाल्मीकि रामायण का। वाल्मीकि जी ने बालकांड के 5वें सर्ग के 5वें श्लोक में, जो 5वां श्लोक मिलता है, उसमें कौशल का पूरा जिक्र मिलता है, और कौशल के बारे में बहुत अच्छा लिखा गया है इस श्लोक में। कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान, कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान, निविष्टः सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। कौशल के नाम से मशहूर ये जनपद, ये राज्य सरयू के किनारे बसा हुआ, धन धान्य से परिपूर्ण है। ये बात वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में लिखी है। बालकांड के 5वें सर्ग का 5वां श्लोक है ये, और इसी में आगे 6वें श्लोक में अयोध्या का जिक्र हुआ है। अयोध्या नाम नगरी तत्रास्ति लोक विस्तृता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। कह रहे हैं इसी कौशल प्रदेश में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो पूरे लोक में, पूरे तीनों लोक में प्रसिद्ध है, मशहूर है, और महाराजा मनु ने स्वयं अपने हाथों से इस नगरी का निर्माण करवाया था। ये बात, और इसी में ये बालकांड के 5वें सर्ग का 6वां श्लोक था जिसमें अयोध्या का जिक्र है, और इसी में 7वें श्लोक में अयोध्या का एक माप बताया गया है कि ये अयोध्या 12 योजन मील लंबी और 3 योजन मील चौड़े क्षेत्र में यह अयोध्या फैली हुई है। फ्रेंड्स, मैं आपसे इस अयोध्या के इतिहास पर आगे बढ़ूं तो ये कौशल महाजनपद, जो आज जिसमें कौशल महाजनपद की बात कर रहा हूं, 2500 साल पहले का जो एक कौशल महाजनपद है, मैं पहले इसके एक भौगोलिक स्थिति, इसका एक जियोग्राफिकल कंडीशन आपको पर बात करूंगा आपसे। कौशल महाजनपद पूरब में पांचाल प्रदेश से, और गोमती नदी पांचाल प्रदेश इसकी पूर्वी सीमा थी, पूरब का बॉर्डर था। पश्चिम में विदेहगढ़ राज्य था और सदानीरा नदी इसकी सीमा थी। उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों से ये घिरा हुआ था, और दक्षिण में सई नदी, जिसे आज हम कहते हैं, जिसको इतिहासकारों ने ग्रंथों में सर्पिका नाम से जाना, स्यंदिका कहा जाता था इसको, सर्पिका या स्यंदिका, जिसे आज सई नाम से जाना जाता है। दक्षिण में ये सई नदी, यानी ये 6th सेंचुरी BC का कौशल महाजनपद नेपाल की पहाड़ियों, एक तरफ नेपाल की पहाड़ी,
और गोमती नदी, सदानीरा नदी और सई नदी से घिरा हुआ था, जिसमें एक तरफ पांचाल महाजनपद, पांचाल गणराज्य महाजनपद और एक तरफ विदेह गणराज्य, इस तरह से चारों तरफ से कौशल ये घिरा हुआ था। इसी कौशल प्रदेश में अयोध्या इसकी एक मशहूर नगरी थी। इसके 3 बड़े नगर माने जाते हैं कौशल प्रदेश के, एक श्रावस्ती, एक साकेत और तीसरी अयोध्या। सबसे पहले कहा जाता है कि अयोध्या, इस कौशल महाजनपद की अयोध्या राजधानी थी। कौशल महाजनपद की सबसे पहली राजधानी अयोध्या रही होगी, यह माना जाता है भगवान राम के उस युग से, उस इक्ष्वाकु वंश के युग से, कि अयोध्या इसकी राजधानी रही होगी। और अयोध्या सरयू नदी के उत्तरी तट पर बसी हुई थी, दक्षिणी तट पर बसी हुई थी। और आगे चल करके फिर साकेत इसकी राजधानी बनी और अंत में महात्मा बुद्ध के युग में 6th सेंचुरी BC जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस समय श्रावस्ती इसकी राजधानी रही। श्रावस्ती, जिसे सावत्थी भी कहा गया है, और आज गोंडा जिले के सेत सहेत माहेत जगह पर इसके खंडहर मिलते हैं। इसके जो रिमेन्स हैं वो गोंडा जिले के सहेत महेत स्थल पर मिलते हैं। श्रावस्ती बहुत ही मशहूर, उस समय के 6 नगरियों में इसकी गणना होती थी। और शायद बुद्ध युग तक आते आते, 6th सेंचुरी BC तक आते आते, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय तक अयोध्या एक छोटी सी नगरी के नाम में रह गई थी। अयोध्या का जिक्र उस समय के बड़ी नगरियों में ना होकर के एक छोटे से नगर के रूप में रह गया था। अयोध्या और साकेत, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अयोध्या का ही दूसरा नाम साकेत था, लेकिन कुछ इतिहासकार, इसमें मशहूर इतिहासकार रिच डेविड्स हैं, रिच डेविड्स ने अपनी बुक बुद्धिस्ट इंडिया में लिखा है कि अयोध्या और साकेत अलग अलग नगर थे। जैसे आज के इंग्लैंड और मैनचेस्टर हैं, वो कहते हैं इसी तरह से दोनों अलग अलग नगर थे। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि साकेत ही अयोध्या का दूसरा नाम था। जो भी हो, हम जिस युग की बात कर रहे हैं उस युग में श्रावस्ती इसकी राजधानी थी और इसके खंडहर कहाँ मिलते हैं, मैंने उसका जिक्र आपसे किया। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कंपटीशन के लिए फैक्ट्स आपके बहुत काम के हैं और इतिहास में अगर रुचि रख रहे हैं तो फिर क्या कहना है। आगे चले, मैं जो कहानियां आपको सुनाना चाहता हूं इस यहाँ के पॉलिटिकल कंडीशन की। इस कौशल नगरी के बगल में काशी महाजनपद था। काशी, जिसे आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। काशी अपने व्यापार के लिए और शिक्षा के लिए बहुत मशहूर था। पूरे देश में प्रसिद्ध था, व्यापारिक स्थल के रूप में, ट्रेड सेंटर के रूप में, और एक एजुकेशन सेंटर के रूप में, शिक्षा के केंद्र के रूप में तो बहुत ही मशहूर था। तक्षशिला के बाद काशी की गणना होती थी शिक्षा केंद्र में। व्यापारिक रूप में यहाँ पर रेशमी वस्त्र खूब बनते थे। आज भी रेशमी साड़ियाँ यहाँ की मशहूर हैं। रेशमी वस्त्र, यहाँ के रेशम को कौशेय कहा जाता था और कहा जाता है कि इसी कौशेय से ही काशी नाम पड़ा इसका। आज ये वाराणसी के नाम से मशहूर है। वाराणसी, जिसके उत्तर में वरुणा नदी का प्रवाह है, वरुणा नदी बहती है, और दक्षिण में असी नदी का प्रवाह है। और कहते हैं इसी उत्तर और दक्षिण में वरुणा और असी नदी के संगम पर बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। ये कौशल के बगल में, पड़ोस में बसा हुआ था, एक महाजनपद था ये। और इसके बगल में मगध महाजनपद था, जो आज बिहार के पटना और गया जिले में स्थित है। मगध बहुत मशहूर महाजनपद। मैं भी पलट के आपके मैं कौशल पर ही आपसे बात करूंगा, लेकिन एक भौगोलिक स्थिति आप समझ लें तो आपको राजनीतिक स्थिति समझने में बहुत आसानी होगी। मगध महाजनपद बहुत ही सुरक्षित महाजनपद था। इसकी राजधानी उस समय राजगृह थी, गिरिव्रज राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र हो गई थी। यह गिरिव्रज 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। 5 पहाड़ियां और नदियों से घिरी हुई बहुत ही सुरक्षित राजधानी थी। किसी भी राजा का इस पर आक्रमण करना और इसको जीतना बड़ा मुश्किल काम रहता था। और यहां पर लोहे की खानें पाई जाती थी, आयरन माइंस थे यहां पर, इसलिए शस्त्र और शस्त्रों से भी बहुत ही सबल, बहुत मजबूत महाजनपद हो गया था। कौशल महाजनपद और मगध महाजनपद में आपस में एक दूसरे को मिलाने की होड़ में एक कंपटीशन की भावना बनी रहती थी।
ये दोनों राजा आपस में भिड़ते रहते थे। और कारण क्या था आप ध्यान दीजिएगा, आप एक एक बात पर बड़े ध्यान से आप सुनिएगा तो आपको बहुत पूरी चीजें बहुत समझ में आ जाएंगी। दोनों के बीच में बसी हुई काशी इन दोनों के युद्ध का कारण बना हुआ था। काशी व्यापार का प्रमुख केंद्र था और ट्रेड ही किसी भी राज्य के विकास का मुख्य जो बिंदु होता है वो व्यापार होता है। मेन सेंटर, मेन पॉइंट उसका ट्रेड ही होता है। गंगा नदी का बहाव और गंगा नदी का दूर दूर प्रदेशों से, देशों से संपर्क, तो इससे यहाँ पर व्यापारिक एक मेन ट्रेड सेंटर बन चुका था ये। तो इस काशी को पाने के लिए मगध भी लालायित था कि काशी मुझे मिल जाए, और कौशल भी। एक टाइम बताते हैं कि शुरू में कौशल काशी के अंडर में चला गया था, लेकिन कौशल का, अब मैं पलट के फिर कौशल पर आऊंगा। कौशल के एक मशहूर राजा थे, उनका नाम था कंस, और कहते हैं कंस ने काशी को जीत करके अपने अंडर में मिला लिया था, काशी को अपने अधीन कर लिया था। कंस का की एक उपाधि मिलती है, टाइटल है वाराणसी गहो, बनारस का विजेता, यानी काशी इनके अंडर में हो गया था। अब मगध से कहां बर्दाश्त होने वाला था। लेकिन कौशल इतना मशहूर, इतना प्रसिद्ध, इतना प्रभावशाली महाजनपद था, राज्य था, कि मगध की हिम्मत नहीं पड़ती थी। कंस का बेटा हुआ महाकौशल। अब मैं धीरे धीरे अपनी कहानी की तरफ बढ़ रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रुचिकर होगी। कंस का बेटा महाकौशल इसके समय में भी काशी पर पूरा अधिकार बना रहा। तो जैसे व्यापारिक केंद्र पर अधिकार रहा, सारी नदियों के बीच में कौशल खुद ही बसा हुआ था, तो बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, दिनों दिन उन्नति कर रहा था ये कौशल। महाकौशल के बाद उसका बेटा हुआ प्रसेनजित, जिसे बौद्ध ग्रंथों में पसे नदी कहा गया है। और उधर मगध में मगध का राजा हो गया बिंबिसार। आपने नाम सुना होगा बिंबिसार, जैन ग्रंथों ने इसे श्रेणिक नाम से जाना है। अब बिंबिसार भी मगध का प्रभावशाली राजा था, एक प्रभुत्व रखने वाला राजा था, और प्रसेनजित भी उनसे कम नहीं था। बिंबिसार काशी को जीतना चाहता था, प्रसेनजित काशी को छोड़ना नहीं चाहता था। तो जाहिर सी बात है कि दोनों में टकराव की स्थिति बन गई थी। जब ये टकराव बढ़ने लगा और एक टाइम आया प्रसेनजित को लगा कि अब मगध से भिड़ पाना, मगध को जीत पाना, मगध से बच पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो प्रसेनजित ने डिप्लोमेसी, एक अपने कूटनीति के जरिए, या कहें कि अपने को बचाने के लिए, इन्होंने मैरिज अलायंस किया, वैवाहिक संबंध बनाए। और उस वैवाहिक संबंध में अपनी बहन, अपनी बहन जिसका नाम महाकोशला था, कोशला देवी, इसको कोशला देवी भी कहा जाता था, महाकौशल की पुत्री थी महाकोशला या कोशला देवी, प्रसेनजित की बहन। प्रसेनजित ने अपनी बहन कोशला देवी की शादी मगध के शासक बिंबिसार के साथ कर दी। और आप ध्यान से सुनिएगा इसमें हुआ क्या। प्रसेनजित ने काशी को, काशी के गांव को, जिनकी आय उस समय कहा जाता है कि 1 लाख की आमदनी वाला, उस समय के जो सिक्के थे उस समय की माप में 1 लाख की आमदनी वाला ये काशी ग्राम, जिसके अंदर कहा जाता है कि 90 ग्राम थे, उन सारे गांव की आमदनी यानी पूरा काशी प्रसेनजित ने अपनी बहन के साथ मगध के शासक बिंबिसार को दहेज में दे दिया। बहुत इंटरेस्टिंग, जो काशी एक युद्ध का केंद्र बन गया था, दोनों जनपदों के बीच लड़ाई का एक कब्जे का एक मेन सेंटर बन गया था। प्रसेनजित ने काशी को अपनी बहन के साथ बिंबिसार को दहेज में दे दिया। और किस लिए दिया, यह ध्यान से सुनिएगा। यहां की पूरी आमदनी प्रसेनजित ने अपनी बहन को स्नान चूड़ी के लिए दिया, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के खर्च के लिए दिया। आज का जो हम ब्यूटी पार्लर खर्च कहते हैं, यानी अपनी बहन के सौंदर्य प्रसाधन के खर्च के लिए पूरे काशी ग्राम की आमदनी दहेज में दे दी, पूरा काशी दे दिया मगध के शासक बिंबिसार को। बिंबिसार भी खुश, प्रसेनजित भी खुश। प्रसेनजित की भी अपनी एक इज्जत बची रह गई कि मैं हारा नहीं। बिंबिसार की भी एक अपनी जो उसकी मर्यादा थी, उसका मान था, बचा रहेगा कि काशी हमने ले लिया। दोनों के बीच संबंध भी बहुत अच्छे हो गए। इस तरह से मगध और कौशल में
आपसी संबंध बहुत अच्छे बन गए। फ्रेंड्स, अब इसके बाद आप देखिएगा कि इस कौशल महाजनपद में प्रसेनजीत के व्यवहार के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। फिर कौशल ने कैसे विकास किया और एक समय ऐसा आया कि कौशल का अंत बहुत ही दुखद हुआ। कौशल के शासक का अंत बहुत दुखद हुआ। कौशल महाजनपद फिर अगली पीढ़ी बाद मगध में मिला लिया गया। कौशल का नाम मिट गया, कौशल मगध राज्य में मिला लिया गया। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये कौशल के शासक का, प्रसेनजीत का, उसके बेटे का, इनका अंत कैसे हुआ, कैसे ये कौशल, महान कौशल प्रदेश महाजनपद का नाम मिट गया, मगध में कैसे मिला लिया गया, इन सब की कहानी मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इसके बाद की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और आप देखेंगे कि आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कौशल हमारा ये प्रदेश महाजनपद इतना वैभवशाली होते हुए, इतना धन संपन्न होते हुए, एक थोड़ी सी लापरवाही और थोड़ी सी विलासिता, इन सब के कारण कौशल का नाम मिट गया। और ये बिहार, आज गया पटना का जो क्षेत्र है, उस बिहार के पास मगध के प्रदेश में इस कौशल को मिला दिया गया। फ्रेंड्स, मैं आगे की वीडियो में आपसे इस पर बात करूंगा, कंटिन्यू करूंगा इसको। और इस तरह से एक एक महाजनपद की कहानियां मैं आपको बताता चलूंगा, जिसके फैक्ट आप नोट करते चलें। और इतिहास में, हिस्ट्री में रुचि रखते हैं तो निश्चित ही बोरियत आपको नहीं होगी, आपको बिल्कुल उबाऊ नहीं लगेगा ये, और इतिहास भी आपकी समझ में अच्छे से आएगा। फ्रेंड्स, अगर ये कहानी के रूप में ये हिस्ट्री आपको पसंद आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। मैं फिर आपसे कंटिन्यू इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे मिलूंगा। ओके, बाय, नमस्कार, सी यू, धन्यवाद।